नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में दो अंदोहनाक वाक़े हुए जिनके नकूश जो हैं वो मिट नहीं पाएंगे। भारत की साजिशों के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बने आज 52 बरस हो गए। मुल्क भर में यौम सकूत ढाका मनाया जा रहा है। शामी साहब, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसकी मैं परसेंटेज में इसको बांटूँ तो 60% जिम्मेदारी या इसका सारे सानहे की जिम्मेदारी वो तो जाती है भारत पर। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। 2000 आज तक जख्म ताज़ा है। उन वालिदैन से पूछा जाए, शोहदा की फैमिली से, तो वो ना तो इस गम को भुला पाए और ना ही हम इसको भुला पाएंगे कभी। 14 16 दिसंबर सानहा APS 144 मासूम नन्हे बच्चे और असातिज़ा, इनकी शहादत ने तारीख की स्याही में मज़ीद तारीकी फेर दी। भुट्टो साहब से एक नारा मंसूब किया जाता है कि इधर हम उधर तुम। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। मेरी टीम ने कुछ डिटेल्स निकाली हैं, शेयर करती हूँ आपके साथ। बांग्लादेश बना तो वहाँ माशी तरक्की की जो शरह थी वो -13 थी और उस वक्त पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी वो 1% पर थी। लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। इस वक्त बांग्लादेश की मईशत का जो हजम है वो $454 अरब है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हजम $340 अरब है। आलमी बैंक के मुताबिक बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि पाकिस्तान की $150 थी। मौजूदा दौर में देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जो फ़ीकस आमदनी है वो 1567 या $1568 है। बांग्लादेश की $2687 है। 1972 में बांग्लादेश की बरामदात $35 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान की 67 करोड़ थी। 2022 में बांग्लादेश की बरामदात $60 अरब से ज़ायद रही हैं, जबकि पाकिस्तान की $40 अरब से भी कम थी। हम गुज़िश्ता 20 सालों में डिक्लाइन तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। इसकी वजह सियासी अशराफिया के ऑब्वियसली ज़ाती मफादात, ताकतवर हल्कों के अपने अपने खेल सभी शामिल हैं। तफसील में जाऊँगी तो फिर बड़ी ज़्यादा शिकायत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद है कि अगले दिसंबर में मैं कहूँगी कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की राहों की जानिब गामज़न है। इसके बाद जो एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाया था, आप समझते हैं कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि रवां साल जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी अब तक कई दहशतगर्दी के हमले हो चुके हुए हैं। इनकी रोकथाम मुकम्मल तौर पर हो जाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो 16 दिसंबर का जो सानहा पेशावर है, मैं समझता हूँ कि पहले तो मुख्तसरन में ज़रा जामे अंदाज में उसके तमाम पहलुओं को हमें उसका अहाता करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि दुश्मन ने जिस दिन का और जिस टारगेट का चुनाव किया था वो पहले समझना ज़रूरी है कि इससे ये बात साबित होती है कि जिस दुश्मन से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस वक्त बदसरे पैकार है, उसका नज़रिया वही है, उसके मकासद वही हैं जो कि उस दुश्मन के थे जिसने मशरकी पाकिस्तान को 16 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान से जुदा किया था। उसका फॉर्म, उसका बयानिया मुख्तलिफ है, लेकिन उसका मकसद और नज़रिया वही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने मासूम बच्चों को APS के अंदर तकरीबन 150 के करीब बच्चों को मतलब शहीद किया। इससे दूसरा पहलू ये साबित होता है कि जो हमारा दुश्मन इस्लाम का नाम डिस्टॉर्ट करके अपने मजमून मकासद इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ हासिल करना चाहता है, वो इस्लाम से उसका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, जो कि बच्चों, मासूम बच्चों, सिविलियन, ख़वातीन और बूढ़ों के एहतराम और हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आयद करता है।
ये 2 बातें करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं आता हूँ तीसरे पहलू की तरफ कि यकीनन उसने पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज, रियासती इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस इदारे और कौम को यूनाइट भी किया, गैल्वेनाइज भी किया, जिसके नतीजे में हमने फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत वाज़ेह कामयाबियां हासिल की। ये उसका तीसरा पहलू है। चौथा पहलू जो आपके सवाल में भी था कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना, तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 से 22 के दौरान मैं समझता हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ की गई, दिलों से, दिमागों से और बसारतों के अंदर जिन्होंने वो मनाजिर कैद कर रखे हैं उनसे जानिए, जिन्होंने सकूते ढाका को देख रखा है उनसे पूछिए, जिन्होंने APS पेशावर का मंजरनामा देखा है उनसे पूछिए कि वहाँ पर जो लोग आए थे दरिंदगी में वो मुनहमिक थे, न सुर्ख आंधी चली थी कोई, न कोई गैबी सदा ही आई, न कोई अबरे मतीरे रहमत कहीं से आया जो आतिशे जुल्म पर बरसता। ये आग नमरूद की लगाई हुई नहीं थी कि बुझ के गुलजार में बदलती, धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम चेहरे। देखिए यासर, जहाँ तक आपने जो बात की सकूते ढाका से लेकर और आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, इससे अगर हमारे सियासतदानों ने कुछ एक सीखा होता, सकूते ढाका से सीखा होता, तो मुल्क आज बुलंदियों पे खड़ा होता। आज नफ़रतों की दीवारें ना होती, आज आपस में सूबाई असबियत का नारा ना लग रहा होता, आज पाकिस्तान की मौशत बिल्कुल तब्दील होती। और उसके बाद उस वाक़या जिसने हर शख्स को रुला दिया, अगर उस वाक़े से कुछ सीखा होता तो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ होता। हमारे यहाँ कोई किसी का सहूलतकार ना होता, यहाँ पर कोई किसी का तर्जमान ना होता, यहाँ पर कोई भी किसी को अपने यहाँ पनाह ना देता। लेकिन बदकिस्मती क्या, आज के दिन मुझे अफसोस हो रहा है यार सर, इतनी बड़ी सियासी जमातें, इतने बड़े इज्तिमा, इतने बड़े इंटरव्यूज़, घंटा टीवी पर लेक्चर, सारा कुछ कर रही हैं। कितने भारत ये काम बहुत पहले शुरू कर चुका था और लैंग्वेज राइट्स के ज़माने ही से गड़बड़ शुरू हो गई थी और उसके बाद उनका ताल्लुक़ शेख मुजीबुर रहमान साहब से 1958 से मामला शुरू हो चुका था और फिर वो मामला चलता ही रहा था कि और ये जाके अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस तो 1967 में जाके पकड़ा गया और उसके केसेस भी चले, मगर वो फिर अयूब खान साहब की गवर्नमेंट भी उस वक्त तक वीक हो चुकी थी, बेइंतहा पॉलिटिकल प्रेशर हुआ और शेख मुजीबुर रहमान साहब को छोड़ दिया गया बग़ैर उस केस के फैसले हुए, तो जिसके बाद फिर ये मामला चलता ही गया। तो 60% की जिम्मेदारी तो हर हालत में उसमें इंडिया की है ही, डॉक्टर साहब बाकी हमारी भी है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके दौर में ही राब्ते हो चुके थे और ये मनसूबाबंदी हो रही थी कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को हमने अलग अलग करना है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इनफैक्ट भारत ने इस बात को 1946-47 में ही कहना शुरू कर दिया था कि ये अखंड भारत के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है, ये 2 नेशन थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और पाकिस्तान का बनना ही नहीं होना चाहिए था। और जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद उनकी इस सारी हरकतों में मज़ीद शिद्दत आ गई। मगर फिर शामी साहब कुछ गलतियां हमसे भी हुई कि वो जो उर्दू बंगाली का मामला हुआ, अगर उसको हम 8 साल तक ना चलते रहने देते, 1948 से मामला शुरू हुआ, 1956 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि बंगाली को भी सेकंड लैंग्वेज मान लिया जाए। ये तो